ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. नमस्ते बच्चों, मैं के वेंकन्ना जूनियर कॉलेज तारनाका और चिंताल से आपकी हिंदी मैम। जैसे कि आपने इसके पहले भी अपने 4 लेसन्स हो चुके हैं, एक यूनिट कंप्लीट हो गया है अपना, जैसे कि बरसते बादल, ईदगाह, माँ मुझे आने दे। उसके बाद में अपन ने एक उपवाचक कंप्लीट करे हैं, शांति की राह में। उसमें मैंने आपको बताई हूँ कि किस तरह उसमें से आपको पैराग्राफ में से प्रश्न आ सकते हैं और किस तरह से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ग्रामर पोर्शन उसमें क्या क्या आ सकता है, और जो पद आपको दिए जाएंगे उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप अगर अच्छे से फॉलो करोगे, वीडियो देखोगे, तो आपको उसका फ़ायदा होगा, इसलिए आप उसको देखते रहिए। मैं इसके बाद में ग्रामर पोर्शन भी आपको बताऊँगी, पर लेकिन अभी टाइम कम है, इसलिए अपन पहले लेसन और पोएम जो पोर्शन है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप जो भी वीडियोस है उनको देखिए, और जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताती हूँ उनको लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस करके याद करिए। आप वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अलावा आप दूसरे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरह से आपको करने हैं। अब आज यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, अपना सेकेंड यूनिट में जो फर्स्ट पोएम है कन कन का अधिकारी, वो पढ़ेंगे। इसके पहले आपने वो तीनों चारों लेसन्स आप देख चुके हैं, और उनमें अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कठिनाई है, तो आप अपने टीचर्स से गाइडेंस कर सकते हैं या समझ सकते हो उसको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर एक पैराग्राफ में से भी आपको जो प्रश्न आते हैं वो बताती हूँ। उसके अलावा जो उसमें छोटे छोटे ग्रामर पोर्शन है वो भी मैंने आपको बताई हूँ। आप अच्छे से ध्यान से देखिए, अपनी बुक में उसको नोट कीजिए। इसके साथ में हम लोग आपको राइटन में जो दिए जा रहे हैं नोट्स, मेरे जो बोर्ड पर लिखे रहते हैं वो नोट्स भी आपको अवेलेबल है, उनके आप प्रिंट आउट निकाल के वो भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो इसलिए आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, बस आप इजीली फॉलो कीजिए, वीडियो को देखिए, उसमें जो भी नोट्स है वो PDF आप चेक कीजिए, उनके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जैसे क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रही हूँ वो देखिए। ग्रामर पोर्शन तो मैं पूरा लिखाती हूँ, उसके अलावा आपके जो पैराग्राफ के हैं वो भी मैं सब कुछ समझाती हूँ। इसलिए आपको बस फॉलो करना है और आराम से पढ़िए, आपको अच्छे मार्क आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो मैं बताऊँगी उसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। आज अपन यहाँ पर अपन सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे। उसकी जो फर्स्ट पोएम है अपनी कन कन का अधिकारी, वो अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर ये जो लेखक है, इसके कवि है वो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। और उससे भी पहले अपने को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कविता का नाम है कन कन का अधिकारी। तो इसका मतलब क्या है कि इस कविता में हमको कवि ये बताना चाहते हैं कि कन कन मीन्स प्रत्येक छोटी से छोटी भी वस्तु, या हर एकदम सुई के नोक जैसी भी छोटी वस्तु हो, वो हर एक कण, कण मीन्स छोटे से छोटा हिस्सा जो होता है, जैसे घास का कण बोलते हैं अपन, तो कितना छोटा होता है घास का कण। तो ऐसी छोटी सी छोटी चीज़ का अधिकारी कौन हो सकता है, इस कविता में हमको कवि ये बताना चाहते हैं कि हर चीज़ का, इस दुनिया, इस पृथ्वी पे, इस संसार में जो भी चीज़ है उसका अधिकारी कौन है और किसको उसको पाने का हक है। इस कविता में हमको कवि वही बताना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेहनत करते हैं,
जो श्रम करता है वो ही इस दुनिया में कण कण का अधिकारी है, और जो मेहनत नहीं करते उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी चीज़ का उपभोग करे या उपयोग करे या उसके लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे, क्योंकि उसका अधिकारी सिर्फ जो मेहनत करने वाला है। और वो क्या कहते हैं कि जो मेहनत करते हैं उनको ही सफलता प्राप्त होती है, और मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। बोलते हैं ना, जैसे कि किसी एक खजाने की चाबी होती है, तो खजाना क्या होता है? क्या जब पैसा धन दौलत मिलना ही हमारे जीवन में खजाना नहीं होता? जिसको विद्या का वरदान मिलता है वो भी बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको विद्या का वरदान मिलता है, जो अच्छा पढ़ सकते हैं। ये भी हर किसी की किस्मत में नहीं होता। देखो बच्चों, पैसा तो हर कोई कमा ले सकता है, मेहनत करके कहीं भी पैसा हम अर्न कर सकते हैं, किसी भी उम्र में कमा सकते हैं, किसी भी हालात में कमा सकते हैं। लेकिन जो पढ़ाई होती है और शिक्षा होती है वो हम किसी भी उम्र में प्राप्त नहीं कर सकते, और वो जिसकी किस्मत में होती है ना उसी को मिलती है, हर किसी को भी शिक्षा नहीं मिलती। तो ये ही एक ऐसा खजाना है कि जो हमको अगर भगवान देते हैं, कहीं आप देखते होंगे, आप दुनिया में ऐसे इतने सारे लोग हैं, हम ये सोचते पैसा तो हर कोई कमा लेता है। कोई भी उम्र में आप पैसा कमा सकते हो, किसी भी तरह से आप कहीं भी मेहनत करोगे तो आप पैसा अर्न कर ले सकते हो। लेकिन शिक्षा, जब आपको बचपन से ही वो शिक्षा प्राप्त होंगी, आपको छोटे बचपन से आपको उसका ज्ञान दिया जाएगा, आप सीधे बड़ी उम्र में जाके 10th क्लास में जाके बैठ जाएंगे तो आपको आ जाएगा क्या? वो नहीं आएगा। हाँ, आप छोटे उम्र से लेके बड़े उम्र तक पैसा किसी भी कहीं भी मेहनत करके कमा ले सकते हो, लेकिन आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं। तो शिक्षा भी एक खजाना है। जैसे कि बोलते हैं ना कि खजाने की चाबी, वैसे ही मेहनत करना एक कुंजी है। कुंजी मीन्स की, और सफलता के लिए। वैसे ही शिक्षा भी सब किसी को नहीं मिलती, और हमको शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी व्यक्ति, अगर हम बिगर पढ़े सोचेंगे, हम यहाँ वहाँ से देख के लिखेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। हम जो हमारी मेहनत से जो हम पढ़ाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वही हमारे काम आती है, और कुछ भी नहीं आता। पैसा तो घूम सकता है, खो सकता है, कोई लूट सकता है, ज़मीन जायदाद भी कहीं जा सकती है। और अगर तुमको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़े तो तुम थोड़ा बहुत अपना पैसा ले जा सकते हो, लेकिन क्या अपना घर, मकान, दुकान जो भी है वो चीज़ साथ में ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते। लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। आप जहाँ जाओगे वो आपके साथ रहेंगी, और आपको अगर ज्ञान है तो आप दुनिया में फिर वापस सब कुछ बना सकते हो, फिर सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। तो सबसे ज़रूरी है ज्ञान, और शिक्षा के लिए भी हमको मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। बिगर मेहनत के हमें शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये कविता हमारी पूरी किस चीज़ के ऊपर है? सिर्फ मेहनत करने के ऊपर है। यहाँ पर कवि हमको समझा रहे हैं कि जीवन में सफलता होना है तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। और जो इंसान अपने जीवन में मेहनत करता है वो हमेशा सफल होता है, वो कभी नहीं हारता। ये बात और है कि उसको कभी सफलता देर से मिलती है, कभी जल्दी मिल जाती है, लेकिन वो इंसान जीवन में ज़रूर सफल होएगा, वो कभी हारेगा नहीं। यही कवि हमको यहाँ पर बताना चाहते हैं। और इस कविता का उद्देश्य भी यही है कि वो हमको ये बता रहे हैं कि हमारे जीवन में हमको मेहनत करनी चाहिए। तो अब तो आपको समझ में आया, ये जो हेडिंग है कण कण का अधिकारी। तो कवि का कहना ये है कि सृष्टि की हर एक चीज़, छोटी बड़ी कैसी भी हो, उसका अधिकारी कौन है? मेहनत करने वाला है। जो इंसान मेहनत करेगा वही इन सारी चीज़ों का सुख भोग सकता है, और उसी को ये चीज़ मिलनी चाहिए, यहाँ ये बता रहे हैं। अब इसके बाद में आपको ये बताऊंगी कवि परिचय। ये कविता लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। आप जानते होंगे इनको, इनका नाम डॉक्टर रामधारी सिंह है। इनको निक नेम से समझो, दिनकर जी के नाम से भी जाना जाता है। कभी एग्जाम में दिनकर जी के बारे में क्वेश्चन है तो वो रामधारी सिंह दिनकर ही है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा ये है जो ये वीर रस के कवि है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो सुमित्रानंद पंत है वो प्रकृति के बारे में लिखते हैं। प्रेमचंद जी है जो वो ग्रामीण जीवन के बारे में लिखते हैं, ग्रामीणता के बारे में, गांव के जीवन की चर्चा करते हैं। वैसे ही रामधारी सिंह दिनकर है, ये है जो वीर रस या राष्ट्रीयता के ऊपर, कि लोगों के अंदर वीरता की भावना जगाना या देशभक्ति की भावना जगाना, इसके बारे में ये ज़्यादा कविताएं जो भी लिखते हैं या इनके लेख जो भी रचनाएं आप देखोगे वीर रस और राष्ट्रीयता के रूप में रहती है।
और इसीलिए इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ये आपको मल्टीपल चॉइस में आता है कि दिनकर जी को ब्लैंक में और ऑप्शन दिए रहते, तो आपको याद रखना है कि उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और वे वीर रस के कवि है। ये भी आता है कभी कभी, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है और वो वीर रस के कवि है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपन देखेंगे अभी कवि परिचय। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 बिहार के मुंगेर में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? रेणुका, कुरुक्षेत्र, रसवंती। आप 2 या 3 लिख सकते हो और आदि लिख सकते हो, जो इजी हो। बहुत सारी होने पर 2 या 3 आप कुछ भी याद कर लो और वो लिख सकते हो। उसके बाद उनको पुरस्कार क्या मिला है? उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनकी एक उर्वशी रचना है जो हम अगर बड़ी क्लास में जाते हैं, जैसे कि हम हिंदी में MA करते हैं, तो उसमें हमको वो पूरी डिटेल में पढ़ने को मिलती है। उर्वशी एक रचना है उनकी, वो बहुत प्रसिद्ध रचना है, उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद उनका निधन 1974 में हुआ। उनकी विशेषता है दिनकर जी वीर रस की कविताओं के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आपको मैंने इसके पहले भी बताई हूँ, चाहे तो आप ऐसा पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ये याद करने के लिए इजी होता है। और इसको ही अगर आपको पैराग्राफ में बनाना है तो आप पैराग्राफ में बना के लिख सकते हैं। इसमें कुछ 1-2 लाइन और शब्द ऐड करो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर क्षेत्र में हुआ था, वो बिहार के क्षेत्र में हुए थे और वहाँ पर उनकी प्रसिद्ध, जो भी आप कुछ ऐड करके उसको पैराग्राफ बना सकते हैं। उन्होंने बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी है, इसमें से उनकी प्रसिद्ध रचना रेणुका, कुरुक्षेत्र, रसवंती है। उन्हें उनकी रचना के लिए बहुत प्रसिद्धि मिली और बहुत ख्याति मिली। उसके बाद उन्हें उर्वशी रचना के लिए पुरस्कार मिला। आपका पैराग्राफ ऑटोमेटिक बनते जाएगा, पॉइंट्स यही रहेंगे, पॉइंट्स यही रहेंगे, इनको आपको पैराग्राफ में बना लेना है। या आप ऐसा लिख सकते हो, कुछ भी लिखोगे आपको 4 मार्क्स जरूर मिलेंगे, लेकिन बाकायदा पूरा अगर पॉइंट वाइज लिखते हो आप, तो आपको ऐसा पॉइंट लिख के डैश करके फिर वो लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू लिख दो, उसको भी अच्छे से नहीं लिखो। और पैराग्राफ में लिखते हो तो फिर आप कैसा भी लिख सकते हो, उसको पैराग्राफ में बना सकते हो। लेकिन अगर पैराग्राफ में आप लिखते हो तो जैसे जन्म, रचनाएं, उनको अंडरलाइन करना जरूरी रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पैराग्राफ लिख के आगे, जो मेन चीज़ें हैं उनको एक अंडरलाइन कर लीजिए। कोई भी कलर पेन से लेके रेड और ग्रीन यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते, ग्लिटर यूज़ नहीं करना। कभी भी फाइनल एग्जाम के पेपर में रेड ग्रीन पेन यूज़ नहीं करना है आपको, और ग्लिटर जो चमकदार होते हैं वो पेन कभी भी यूज़ नहीं करो। लाइट ब्लू आप यूज़ कर सकते हो, ब्राउन पेन यूज़ कर सकते हो या ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छा ब्लू से लिखते हो तो लाइट ब्लू, ब्राउन या ब्लैक पेन यूज़ करो अंडरलाइन करने के लिए। तो आपके जो पैराग्राफ में भी जो हेडिंग्स रहेंगी, मीन्स मेन पॉइंट्स रहेंगे, वो आप ऐसे अंडरलाइन करें तो वो सर को दिख जाए, जो भी करेक्शन करते हैं उनको दिख जाते हैं। तो आपकी चॉइस है, चाहे आप उसको पैराग्राफ में बना लो या पॉइंट्स तो यही है, या उनको पॉइंट्स में लिख दो या पैराग्राफ बना लो। तो आपको एक कवि परिचय समझ में आया कि उनका जन्म हुआ था 1908 बिहार के मुंगेर में। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रसवंती आदि। पुरस्कार, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनके उर्वशी रचना के लिए, और उनका निधन 1974 में हुआ। उनकी विशेषता है कि दिनकर जी वीर रस के कवि है और वे राष्ट्र कवि माने जाते हैं। ये कवि परिचय हुआ बच्चों। इसके अलावा Hello friends, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at KVC I am chemistry faculty. So first of all let me wish you all the best for your upcoming board examination. Here at KVC we are the team of IITians and IITians and doctor to help you achieve your dream. So what are you waiting for? Come and join us and fulfill your dream. इस कविता का उद्देश्य, कभी कभी हमको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कनकन का अधिकारी कविता लिखने का उद्देश्य क्या है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसा आता है जो 4 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने कनकन का अधिकारी कविता क्यों लिखी होंगी, या फिर कनकन का अधिकारी कविता से हमको दिनकर जी क्या संदेश देना चाहते हैं, दिनकर जी की कविता कनकन का अधिकारी का उद्देश्य क्या है। ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इनका आंसर एक ही होता है।
उनका उद्देश्य क्या है इस कविता। ऐसा भी हो सकता है कि कण कण का अधिकारी कविता का उद्देश्य क्या है, कुछ नाम ना दिया हो सिर्फ वो, या उसमें उन्होंने क्या बताना हमको चाहते, कुछ जो भी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, आंसर एक ही होता है कि इस कविता का उद्देश्य क्या है। इस कविता का उद्देश्य प्रमुख रूप से यह है कि छात्रों को श्रम का महत्व बताना है, कि बच्चों को ये बताना है कि जैसे कि आजकल के टेक्निकल जो ज़माना हो गया है कि हर सुख सुविधा हमको हाथ में उपलब्ध होने लगी है, जैसे रिमोट है, फ़ोन है, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन से हम सारा पे कर लेते हैं। रिमोट से है तो लाइट, फ़ैन, एसी, कूलर जो भी लगाने हैं हम वो लगा लेते हैं। तो क्या हो गया है, इंसान को मेहनत करने की आदत छूट चुकी है। कहीं जाना है तो कार, मोटर, गाड़ी है। पहले के ज़माने में लोग पैदल जाते थे, मिक्सियाँ, मशीन, किचन में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो हाथ से मसाला पीसते थे। जो भी काम है हमको जाके करने पड़ते थे, तो हमको मेहनत का मतलब समझता था, और कोई काम जो किया जाता था उसमें श्रम होता है ये समझ में आता था। लेकिन आज का ज़माना पूरा तकनीकी है, इसमें श्रम का महत्व किसी को नहीं मालूम। इवन बच्चे भी आजकल पढ़ाई के लिए पहले जितने मेहनत करते थे अब वो बच्चे नहीं करते। आजकल आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ लेंगे, कुछ भी लिख देंगे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता पढ़ाई का, तो पढ़ाई में भी अच्छी तरह ध्यान नहीं रहता आप लोगों का। तो ये कविता का उद्देश्य यही है कि बच्चों को या छात्रों को श्रम का महत्व बतलाना चाहिए, और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और कवि क्या कह रहे हैं कि मेहनत करना चाहिए, और जो मेहनत करते हैं वो ही सफलता की कुंजी है। यानी हमारे जीवन में बोलते हैं ना, किस्मत का ताला खुलना चाहिए। कुंजी मीन्स, कुंजी का दो होमोफोन वर्ड है। कुंजी का मतलब एक चाबी भी होता है, कुंजी का मतलब एक डिक्शनरी या डायरी या गाइड होता है जो हमको पढ़ाई में हेल्प करती है। आपको माने जैसे आपके ऑल इन वन आती है, एक ऑल इन वन बुक आती है ना, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उसको हम कुंजी बोल सकते हैं। एक कुंजी है वो जो आपको रास्ता दिखाएंगे सब सब्जेक्ट के बारे में, वो एक खजाना है आपके लिए। तो कुंजी के दो शब्द होते हैं, एक तो चाबी, या तो आपकी किस्मत का ताला खोल दे सकती है मेहनत, या आपको एक खजाना है जो मिल गया जिससे आप जो हासिल करना चाह सकते हो वो हासिल कर सकते हो। तो सफलता ही मेहनत की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है। इसीलिए कवि क्या कह रहे हैं कि श्रम करने वाला ही, इसीलिए कवि का कहना क्या है कि जो श्रम करता है, जो मेहनत करता है, वो ही इस सृष्टि में, इस दुनिया में कण कण का या हर चीज़ का अधिकारी है। जो मेहनत नहीं करता उसको कोई अधिकार नहीं है इस दुनिया में हर चीज़ का या सृष्टि की किसी भी चीज़ का उपयोग करने का। कभी बच्चों आपको समझ में आया कि ये कण कण का अधिकारी का मीनिंग क्या है और इसके क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, कवि परिचय और इसके अलावा इस कविता का उद्देश्य, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद में हम इसके पद समझेंगे, और इस पैराग्राफ में जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं बताऊंगी। उसके अलावा उसमें जो ग्रामर पार्ट रहता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। बच्चों, जैसे कि ये कविता अपनी कण कण का अधिकारी, इसका अपन ने कवि परिचय देखे। इस कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये देखे। कवि के बारे में मैंने आपको समझाई कि कवि के बारे में क्या विशेषताएं, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनको पुरस्कार क्या मिले हैं और उनकी क्या विशेषताएं, वो सब भी बताई। उसके बाद में अपने इस कविता का उद्देश्य क्या है, कवि ने इस कविता को लिखने का उद्देश्य क्या है कि लोगों में को श्रम का महत्व बताना या छात्रों को श्रम का महत्व बताना इस कविता का उद्देश्य है, ये भी आपको समझाई। अब इसका पहला पद जो है मैं आपको वो समझाती हूँ। जो क्वेश्चन है फर्स्ट बिट आती है अपठित गद्यांश पद्यांश में, आपको कभी कभी ये कविता दी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट कविता है, जैसे समझ लो आप कि ये पद दिए जाते हैं, इसमें से आपको प्रश्न दिए जाते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि इसमें से कैसे प्रश्न आते हैं। फिर इसमें से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है पद में कि यह पद किस कविता का है, इसके लेखक कौन या कवि कौन है, ये भी आपको पूछा जाता है। इसलिए आपको कविता का नाम और साथ में कवि का नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये पद दिया जाता है उसमें 5 क्वेश्चंस में से 5 मार्क्स का आता है। 2 पद या कभी कभी पूरी कविता भी दी जाती है और उसमें से प्रश्न दिए जाते हैं 5। तो उसमें ये पूछा जाता है कि यह किस कविता से लिया, यह कविता का नाम बताइए और इसके लेखक कौन है। ऐसे 2 क्वेश्चन रहते, 1-1 मार्क के रहते। तो आपको कभी भी कोई भी पाठ या कविता हो उसके लेखक का नाम या कवि का नाम मालूम रहना चाहिए, साथ ही उस पाठ या लेखक कविता का भी नाम याद भी रहना चाहिए। लेखक और नाम दोनों याद रहना चाहिए, तब आपको वो मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पद दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से।
जैसे कि शुरू में ही आपको मैंने बताई हूँ कि ये कविता सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए है और जो श्रम करते हैं उनके लिए है। जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए है, जो दुनिया में मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, उनके लिए ये कविता नहीं है। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मेहनत करते हैं उनको ही जीवन में सारे अधिकार मिलना चाहिए, उनको ही सारा सुख मिलना चाहिए और उनको ही जीवन में सफलता मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कविता का बताने का उद्देश्य क्या है, और उसके अलावा अपन ने ये एक विषय प्रवेश आपको एक बताती हूँ कि विषय प्रवेश में क्या दिया हुआ है कि प्रमुख पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है। कि जो पंक्तियाँ हैं कविता की, कुरुक्षेत्र नामक एक बड़ी ग्रंथ या कविता एक काव्य है, उसमें क्या बताया गया है, महाभारत युद्ध में से हुए विनाश देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए थे। जैसे कि आप महाभारत जानते हैं कि कौरव और पांडव जो दोनों ही चाचा के बेटे थे, लेकिन वो आपस में एक ही परिवार के होने के बाद में भी उन्होंने आपस में युद्ध किए। युद्ध होने का नतीजा ये हुआ कि पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो जब ये पूरा परिवार नष्ट हो जाता है युद्ध में, तब ये बता रहे हैं कि युद्ध के विनाश देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। युधिष्ठिर कौन थे? पांडवों के बड़े भाई थे, 5 पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे। उन्होंने राजकाज त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। तब उन्होंने क्या सोचे, जब ये पूरा विध्वंस हो गया, सब नाश हो गया, तो युधिष्ठिर ने सोचे कि वे वन को चले जाएंगे, मीन्स जंगल, सब कुछ त्याग करके जंगल में चले जाएंगे और वहीं अपना जीवन बिताएंगे। तब शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया। अब जैसे कि भीष्म पितामह आप जानते हो, महाभारत देखे होंगे तो आपको मालूम है, भीष्म पितामह जो थे वो जानते थे कि कौरव गलत रास्ते पे जाए है और वो सही नहीं है, पांडव सही है, कौरव गलत है। फिर भी उन्होंने जो एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी भी जो इस गद्दी पे, मीन्स हस्तिनापुर का जो राज्य था उसमें जो बैठेगा उसी राजा का साथ दूंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा थी उनके पिता से। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ा कि जो गलत थे, वो पांडव सही थे, कौरव गलत थे, फिर भी उनको क्या करना पड़ा, कौरवों का साथ देना पड़ा। और क्या होता है कि युद्ध में उनके ऊपर बाण चलाए जाते। इसके अलावा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को कि जब तक वो नहीं चाहेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो उनके शरीर में सारे बाण चुभे हुए थे, फिर भी वो इस युद्ध को देखना चाहते थे और वो युद्ध का अंत देखना चाहते थे। इसलिए वो बाण के शैया पर सोए हुए थे और उन्होंने अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं की और उसी के ऊपर सोए सोए वो पूरा युद्ध अंत तक देखते रहे। तब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म ने, तो ये शरशैया मीन्स वही धनुष बाण से उनके पूरे शरीर को छलने की हुई बाण थे, लेकिन उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वो जीवित थे। तब उन्होंने राजधर्म भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। पाठ की पंक्तियाँ उसी उद्देश्य पर आधारित है कि जब युधिष्ठिर ये युद्ध देखकर हार गए और उन्होंने इसका नतीजा देखे कि सब कुछ तबाह हुआ, तो वो वन को जाना चाहते थे, वो इस सारी सृष्टि को छोड़ के वन में अपना जीवन बिताना चाहते थे। तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यह जो कविता है और ये पंक्तियाँ हैं, यह उन्होंने उनको कहा था कि क्या होता है इस दुनिया में, मनुष्य को मेहनत करना पड़ता है। और जो है ये कविता में बताया जाएगा कि एक इंसान मेहनत करता है लेकिन उसका सुख दूसरा भोगता है अपनी किस्मत के बल पे।